अब अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का क्यों चयन किया? मटर के पौधे के चयन करने के पीछे कुछ कारण थे। मुझे नहीं पता कि वो इस चीज़ से कन्विंस थे या नहीं थे, कि या उनको ज्ञात थे सारे लक्षण, बट उन्होंने जो कारण उपयोग में लाए कि किस कारणों से लिया। तो पहली चीज़ जो है कि मटर का पौधा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, अर्थात उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन नहीं पाया। अगर आपको याद हो तो शुरू में मैंने एक चीज़ कही थी कि आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण माइटोसिस और मियोसिस दोनों के द्वारा होता है। बड़ा कैटेगरिकली कहा था मैंने, और मैंने कहा था कि आपसे बाद में बात करूंगा। यहां जब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग की बात करते हैं तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है दैट इज मियोसिस। कि जितने भी जीव सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है वो संतति में जो है वो आनुवंशिक लक्षणों का ट्रांसमिशन होता है। लेकिन जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के द्वारा जो है उनके अंदर आनुवंशिक लक्षणों का संबंध होता है, और वो संबंध जो है वो एक ही पेरेंट के द्वारा होता है। लेकिन जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग की बात करते हैं तो वी से देयर आर टू पेरेंट्स। यहाँ उनके जो फूल थे वो बाइसेक्सुअल थे। फिर सबसे बड़ी बात जो कि किसी भी प्रयोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि आपकी कन्वीनियंस क्या है, आप उस प्रयोग को करने में कितना सुगम है। कोई प्रयोग ऐसा है क्लिष्ट है जिसमें तेज रसायन या तेज ऊष्मा या तेज दाब की बात करें या किसी ऐसी चीज़ की बात करें जिससे हमको खतरा हो, तो वो कन्वीनियंस खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे उनको एक कन्वीनियंस थी कि उसकी हैंडलिंग के साथ में उसको साथ, प्लस उनके लक्षण, उनके अंदर होने वाले जितने भी परिवर्तन थे उनको आसानी से पता लगाया जा सकता था। स्वपरागण करते थे, उनका जीवन चक्र छोटा था, 1 साल में उनका एक जीवन चक्र पूरा हो जाता था। एक ही बार में अनेक संख्या में ऑफस्प्रिंग्स होते थे। ऐसा नहीं है कि एक जेनेटिक्स का प्रयोग करने बैठे, हम क्रॉस का प्रयोग करने बैठे जिसमें संतति जो है वो 2 या 4 ही होती है, तो वो उस प्रयोग में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स थोड़े वो ज़्यादा था। दूसरा, जब भी आप परागण कराते थे या कृत्रिम परागण कराते थे तो वो आपके हाथ में होता था किस तरीके से कराना। प्लस उनके पास प्योर लाइन उपलब्ध थी, अर्थात उनके पास होमोजाइगोटिक एनिमल्स का होमोजाइगोटिक पी प्लांट्स जो है वो उनके पास उपस्थित थे। और जब F1 पीढ़ी प्राप्त हुई तो उनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि उनको जितने भी पौधे प्राप्त हुए वो सारे जो थे वो फर्टाइल थे। क्योंकि संकरण के प्रयोगों में एक खतरा हमेशा रहता है कि इनफर्टाइल हाइब्रिड भी मिल सकते हैं। इनफर्टाइल हाइब्रिड का एक एग्जाम्पल जो है वो ऐसा सामान्यतः जंतुओं में ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत पौधों के। अगर हम बात करें तो इस तरीके के प्रयोग जब किए गए तो घोड़ा और गधे का जब क्रॉस कराया गया तो इसमें म्यूल पैदा हुआ, खच्चर पैदा हुआ, जो कि इनफर्टाइल है। वो बात की बात है, मेंडल से बहुत बात की बात है। लेकिन मेंडल इस मामले में भाग्यशाली थे कि उनके जितने भी F1 प्रोड्यूस हुए वो सारे जो F1 प्रोड्यूस हुए थे वो सारे फर्टाइल थे। तो ये एक बड़ा उनका भाग्य था। इसके बाद हम बात करेंगे कि उन्होंने किन किन लक्षणों को उपयोग किया। तो जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मेंडल ने करीब 7 लक्षणों के ऊपर ध्यान दिया था, कि 7 लक्षण जो थे उनको ध्यान दिया। पहला लक्षण जो उन्होंने उपयोग में लिया दैट वाज सीड शेप, कि जो भी लक्षण था, जो बीज था उसका आकार कैसा है, सीड शेप। जब हम कई बार मटर को देखते हैं या कई बीजों को देखते हैं तो कुछ बीज जो हैं वो चिकने होते हैं, गोलाकार होते हैं, और कुछ बीज खुरदरे या रिंकल्ड होते हैं। तो उन्होंने पहला जो है वो सीड शेप लिया। दूसरा लिया उन्होंने सीड कलर। सीड कलर लिया तो उसमें येलो और ग्रीन, हालांकि यहाँ डोमिनेंस और रिसेसिव दोनों हमने बता रखे हैं कि जो लेफ्ट साइड में है हमारे दैट इज डोमिनेंट, येलो वाज द डोमिनेंस, ग्रीन वाज द रिसेसिव। फूल का रंग पर्पल और सफ़ेद। फली का आकार, चूँकि रिंकल्ड सीड थे तो कॉन्स्ट्रिक्टेड फली थी, और चिकने बीज थे तो इन्फ्लेटेड या चिकनी फली थी। पॉड का कलर पीली थी या सफ़ेद थी। पीले अगर बीज थे तो ऑब्वियसली जो उनकी फली थी उसका रंग पीला था। हरे बीज थे तो उनकी फली का रंग जो है वो मटर की फली का रंग हरा था। फिर उसके बाद पौधे पे फूल का स्थान कि कहाँ था, वो पौधे के एकदम ऊपर की तरफ लग रहे थे या उसकी शाखाओं के अंदर लग रहे थे। तो टर्मिनल और एक्सियल जो है उन्होंने कहा। और जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला कैरेक्टर है दैट इज़ टॉल एंड डाफ, कि पौधे की लंबाई क्या थी। तो ये 7 कैरेक्टर उन्होंने एक साथ चुने थे। अब उन्होंने किस किस प्रोसीजर के द्वारा किया था।
तो मेंडल की सफलता का एक बड़ा कारण ये था कि उन्होंने एक लक्षण को एक ही बार में अध्ययन किया, सारे लक्षणों को एक साथ नहीं देखना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि एक लक्षण को एक ही बार में देखना शुरू किया, तो वन ट्रेट एट ए टाइम। तो उन्होंने टाल और ड्राफ को किया। उन्होंने ये नहीं देखा टाल ड्राफ है तो उसके साथ में मैं 2 लक्षण और जोड़ दूं या उसके साथ 3 लक्षण और जोड़ दूं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने टाल और ड्राफ को ही देखना शुरू किया कि लंबे और बौने पौधों के साथ में किया। जब एक लक्षण की बात करी तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ में आया। फिर F1 जनरेशन के पौधे क्रॉस के द्वारा F1 जनरेशन प्राप्त किया। और F2 जनरेशन की जब उन्होंने बात की, क्योंकि जब उन्होंने पहली जनरेशन में देखा तो उनको एक अलग प्रकार के स्थिति दिखी, तो उन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन जो था उसको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराना शुरू कर दिया, अर्थात स्वपरागण के द्वारा। तो F1 जनरेशन तो हमको किससे प्राप्त हुई? क्रॉस से प्राप्त हुई। क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, P1 और P2 का जो क्रॉस था उससे हमको क्या प्राप्त हुई? हमको जो प्राप्त हुआ दैट वाज F1। तो F1 जनरेशन जो है दैट वाज अ क्रॉस बिटवीन दीज टू, कि ये P1 था और P2 था, तो उससे हमको F1 जनरेशन प्राप्त हुई। लेकिन जब हम बात करें तो हम यहाँ पे F1 से डायरेक्ट अगर सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा जो पीढ़ी प्राप्त हुई दैट वाज F2, देयर वाज नो क्रॉस वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस। सबसे बड़ा फर्क जो है वो उन्होंने ये किया कि उनमें कोई क्रॉस इन्वॉल्व नहीं था, तो उनको F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। बाद के प्रयोगों में जब उन्होंने F1 पीढ़ी के और F2 पीढ़ी के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया या उसका एनालिसिस किया, तो उसके बाद में फिर उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर भी ध्यान देना शुरू। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो ध्यान दिया दैट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही जो है उन्होंने अलग अलग इन्फ्रेंसेस दिए थे। तो F1 जनरेशन में कहा कि जो पौधे थे हमारे वो सारे लंबे थे, क्योंकि हमने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक ही लक्षण पे ध्यान दिया और दैट वाज द पौधों की लंबाई। और उन्होंने कहा कि पहले जो थे वो सारे जो थे, पहली पीढ़ी के जो पौधे थे वो सारे लंबे थे, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। फिर उन्होंने एक चीज़ और कही कि जो हमारे पास लंबे या बौने पौधे जो आए वो उनके किसी एक पेरेंट के साथ में रिजेम्बलेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, रिजेम्बल्ड विद ईदर ऑफ वन पेरेंट, कि चाहे वो लंबे थे चाहे वो बौने थे, उनके एक के साथ में। F2 जनरेशन में उनको बौने पौधे भी प्राप्त हुए, जो कि वापस एक लक्षण है कि जो कि रिजेम्बलेंस दिखा रहे थे कि वन ऑफ द पेरेंट। तो एक चीज और स्पष्ट हुई कि दोनों लक्षण जो है वो अपने आप में प्रकट हो रहे हैं, दोनों आपस में कहीं मिल नहीं रहे। कहीं बीच में ऐसी स्थिति नहीं आई कि जहां पे एक लंबा और एक बौना पौधे को क्रॉस किया तो बीच का कुछ आ गया, मध्यम लंबाई का कोई आ गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो अर्थात उनमें कोई मिक्सिंग नहीं, वो आपस में किसी प्रकार की उन्होंने मिक्सिंग शो नहीं की। दैट मीन्स कि उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बरकरार रखा, अपने कैरेक्टर्स को प्रिजर्व रखा। उन्होंने अपने रिजल्ट्स को जो है वो अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया। हम आगे की तरफ जब चलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि अनुपात जो है वो किस तरह के। लेकिन एक मजे की बात यहाँ एक और थी कि जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया या डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, तो दोनों में जो अनुपात की जो उन्होंने बात की या उनको जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए वो दोनों जो है वो एक ही अनुपात के आए, उनमें अनुपात समान रहा। तो इनके आधार पर मेंडल ने कुछ इन्फ्रेंसेस किए, कुछ उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष कहते हैं, तो निष्कर्ष की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जीन जो है वो इनहेरिटेंस की यूनिट है। हालांकि मेंडल को ये नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई ऐसी चीज़ जो है जो कि आनुवंशिक लक्षणों का वहन करती है। उस वक्त उनको नहीं पता था कि जीन होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कोड करते हैं, क्योंकि जीन की डेफिनेशन, एलील की डेफिनेशन हमने पढ़ी तो हमको ये पता है कि वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कोड करते हैं, अर्थात एक लंबा एक छोटा हो सकता था उसके साथ में। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ वहाँ उपस्थित है, बिकॉज कि ही हैजंट गिवन द नेम जीन, जो भी चीज़ उपस्थित है वो सारी उपस्थित जो है वो पेयर्स के अंदर है, और उसमें एक जो है वो प्रभावी है और दूसरी वाली जो है वो अप्रभावी है। तो उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म जरूर यूज़ की, और वो डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म मेंडल ने यूज़ की। प्लस साथ में उन्होंने जो है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात की कि वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन उनके अंदर पाई जाती है। उन्होंने फिर एक और चीज़ें जो कही कि जो सबसे बड़ी चीज़ कही कि जो भी गैमीट हैं उसके साथ में जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो 50% चांस होता है ईदर ऑफ एलील, कि जो भी हमारे पास संतति प्राप्त होगी उसका 50% चांस है, चाहे वो लंबा का हो चाहे वो
छोटे का हो तो किसी भी एक संतति को प्राप्त करने के चांसेस कितने हैं? 50%। साथ में एक चीज और उन्होंने कही कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास अलील होते हैं वो एक पेरेंट से आता है, दूसरा दूसरे पेरेंट से आता है, तो इस कारण से जो है वो 50% चांस होता है कि 50% आर फ्रॉम पेरेंट मेल और 50% आर फ्रॉम फीमेल। तो इस तरीके की स्थिति जब हाइब्रिड होती है तो दे गेट द 50% इस तरीके 50% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पेरेंट। यहाँ पे एक चीज और है कि अगर नर में प्रभावी है, मादा में प्रभावी है, तो वो प्रभाविता जो है वो कंट्रास्टिंग ट्रेड जो है वो उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगी ही जाएगी, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी ही। होमोजाइगस कंडीशन जैसा मैंने आपको कहा कि वो तो अपने आप में प्रभावी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, वो दोनों एक जैसे हैं तो वो एक अपना लक्षण ही प्रदर्शित करेंगे, वो दूसरा लक्षण प्रदर्शित करेंगे नहीं, अल्टरनेट फॉर्म प्रदर्शित करेंगे नहीं। तो यहाँ भी अगर वो 50% भी है तो वो इस तरीके की। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए उन्होंने एक स्क्वायर मेथड काम लिया जिसको कि पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं, जो कि बाद में मेंडल के बाद में देखा गया। बेसिकली ये क्या है पुनेट स्क्वायर? पुनेट स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी को जांचने के लिए या प्रोबेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए या पॉसिबल जीनोटाइप को जानने के लिए एक मेथड है, उस प्रायिकता का तरीका। यहाँ हम दो पुनेट स्क्वायर देख रहे हैं। पहला पुनेट स्क्वायर जो है वो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, दूसरा पुनेट स्क्वायर जो है वो हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस का। दिस इज फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस, और ये जो छोटा वाला स्क्वायर है या ये जो पुनेट स्क्वायर है दैट इज फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास पेरेंटल जीनोटाइप हैं वो दोनों तरीके के हैं जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो किस तरीके की हमको संतति प्राप्त हो सकती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास तीन तरीके की संतति प्राप्त हो सकती है। एक तो हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है जिसमें हमने कहा कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील आया, और यहाँ पे भी हमने कहा एक दोनों जो है वो दो होमोजाइगस कंडीशन आ रही है जिसके अंदर की दोनों एक जैसे हैं, कैपिटल डी है कैपिटल डी या स्मॉल डी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव अलील, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कंडीशन ये होती है। और जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तब भी हमारे पास करीब करीब कंडीशन इसी प्रकार की आती है कि जहाँ हमारे पास अगर हम राउंड सीड्स की बात करें तो सेम हमारे पास इसी तरीके की चीज़ें आ रही है, और अगर हम येलो की बात करें तो इसी तरीके की। तो ये जो है हमारे पास पॉसिबल जीनोटाइप को पता लगाने के लिए हमने पुनेट स्क्वायर की बात करनी शुरू की, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश जेनेसिस्ट आरसी पुनेट। उन्होंने इस तरीके की बात की जिससे कि मेंडल के नियमों को समझना आसान हो गया, उनके जीनोटाइप को समझना आसान हो गया। अब वास्तव में मेंडल ने क्या नियम प्रतिपादित किए थे उसकी बात करते हैं। मेंडल ने जो तीन नियम दिए थे उनमें से पहला नियम जो था दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता का नियम, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों नियम की बात हम आगे के अंदर करेंगे, और इसके अतिरिक्त जो हम बात करेंगे कि वो मेंडल के नियमों में क्या क्या वेरिएशंस आए, कि डेविएशन क्या हुआ, कि वास्तव में कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे कि मेंडल के नियमों की पालना नहीं होती थी, तो वो पालना नहीं होती आनुवंशिकी लक्षणों के वहन में, तो उनकी भी हम बात करेंगे। इसके बाद पहली जो हम बात करते हैं दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, जिसको कि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जैसा हमने कहा कि हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेट है, जैसे लंबा बौना हमने कहा, कि पर्पल वाइट कहा, हमने एक्सियल टर्मिनल कहा, येलो ग्रीन कहा, तो दीज आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। और जब हम अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ एक फैक्टर ही एक्सप्रेस होता है, ओनली वन फैक्टर इज एक्सप्रेस इन द F1 प्रोजेनी, एंड दैट F1 प्रोजेनी हैज़ टू बी हाइब्रिड। यहाँ ये जरूरी है, कहना जरूरी है कि इट हैज़ टू बी हाइब्रिड, और जो प्रकट होता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। जैसा कि हमने शुरुआती परिभाषा में कहा था कि डोमिनेंट कौन होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो प्रकट हो वो डोमिनेंट होता है। दूसरा जो नहीं प्रकट होता उसको हम कहते हैं रिसेसिव। ये नियम जो है वह पेरेंटल कैरेक्टर्स को प्रकट करने के काम आता है, और ये जो है एक्सप्रेशन जो है दोनों का, जैसा कि हमने कहा कि F1 में तो सिर्फ डोमिनेंट होता है, लेकिन जब F2 पीढ़ी प्राप्त होती है स्वपरागण के द्वारा, तो स्वपरागण के द्वारा जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है उसके अंदर दोनों कैरेक्टर प्रकट होते हैं, और जब वो दोनों कैरेक्टर प्रकट होते हैं तो उनके अंदर 3:1 का रेशो आता है, अर्थात कि 3 पौधे तो लंबे होंगे या 3 जीव जो है वो लंबे होंगे और एक जीव जो होगा वो छोटा होगा या रिसेसिव कैरेक्टर वाला होगा, या 3 जीव जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर। ये तो जो 3:1 की जो हम बात कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज फिनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि वो हमको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है।
लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं उसके जीनोटिपिक रेशियो की, तो वो जीनोटिपिक रेशियो जो है उसका बदल जाता है, दैट बिकम्स 1:2:1, अर्थात कि प्योर जो है होमोजाइगस जो है वो हो जाएगा 1, हेट्रोजाइगस कंडीशन में 2, और रिसेसिव कंडीशन में जो होमोजाइगस है दैट इज दिस। तो ये जो जीनोटिपिक रेशियो जो होता है दैट इज 1:2:1 प्राप्त होता है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो 3:1 प्राप्त होता है F2 जनरेशन। यहाँ अगर हम बात करें कि कौन सा प्रकट होगा, तो यहाँ हमने सातों लक्षणों की बात की कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, तो उसकी बात। वापस थोड़ी सी टेस्ट क्रॉस की बात करूंगा कि हमको पता लगाना था कि वास्तव में जो हमने पेरेंट लिए थे वो मूलतः होमोजाइगस थे या हेट्रोजाइगस थे। तो हमने जैसा पहले कहा कि हम पता किससे लगा सकते हैं, हम टेस्ट क्रॉस से पता लगा सकते हैं कि वो होमोजाइगस थे या हेट्रोजाइगस थे। अगर हमको चारों एक जैसे मिलते हैं तो उससे हमको पता चलता है, चारों टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में हमको चारों एक समान के जीव प्राप्त होते हैं, एक समान के लक्षण वाले एकक प्राप्त होते हैं, तो वो हम कहते हैं कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग प्रकार के संतति प्राप्त होती है तो हम कहते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। तो वास्तव में जो F1 जनरेशन प्राप्त की हमने, हाइब्रिड प्राप्त किए, तो उससे पहले वाले जीव जो थे या उससे पेरेंट्स जो थे वो होमोजाइगस थे या हेट्रोजाइगस थे, उसका पता जो है वो टेस्ट क्रॉस से लगाया जाता है। यहाँ हम मेंडल के दूसरे नियम की बात करेंगे। मेंडल का दूसरा नियम जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है या पृथक्करण का नियम भी कहलाता है। मेंडल का पहला नियम जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा हमने, वह F1 जनरेशन के आधार पर था, जबकि F2 जनरेशन के आधार पर उन्होंने दो नियम और प्रतिपादित किए, जिसमें से एक जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहला रहा और दूसरा वाला जो कहला रहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में वो ये कहते हैं कि जो अलील्स थे हमारे, कौन से अलील्स थे हमारे यहाँ पे, एक लंबे पौधे के लिए था और एक बौने पौधे के लिए था, वो दोनों आपस में मिलते नहीं, वो दोनों अलग अलग ही रहते हैं, वो पृथक हो जाते हैं द्वितीय पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में हमको पृथकता नहीं दिखती, क्योंकि हमको प्रथम पीढ़ी में जितने पौधे प्राप्त हुए थे वो सारे सारे लंबे प्राप्त हुए थे, या राउंड और येलो, राउंड और रिंकल्ड की बात करें तो सारे सारे राउंड प्राप्त हुए थे। लेकिन F2 जनरेशन में आने के बाद वो हमको राउंड भी प्राप्त हुए और रिंकल भी प्राप्त हुए। अब जब हम इनकी बात करते हैं, राउंड और रिंकल की बात करते हैं, तो हमको इनका एक विशेष अनुपात प्राप्त हुआ F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में अगर हम इनके फिनोटाइप की बात करते हैं तो इनका फिनोटाइप जो है वो हमको 3:1 हुआ, जबकि F1 जनरेशन में हमको किसी प्रकार का कोई अनुपात प्राप्त नहीं होता, सारे सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो है वो प्रदर्शित हो रहे थे और हमको अनुपात जैसी बात थी। लेकिन F2 जनरेशन जो कि स्वपरागित थी, उसके अंदर हमको एक अनुपात प्राप्त हुआ। जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास जहाँ F1 जनरेशन है, ये पौधे जो है वो डोमिनेंट प्राप्त हुए, लेकिन F2 जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि हमको एक विशेष अनुपात हुआ जो हमको दिखने वाला अनुपात था, दैट वाज 3:1, जिसको कि हम फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं, और वो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ जब हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ हमको जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। जैसा मैंने डोमिनेंस के समय में भी कहा कि हमको जो जीनोटिपिक रेशियो प्राप्त होगा दैट इज़ 1:2:1 होगा, अर्थात कि एक जो है उसमें से एक जो है हमारा सिर्फ डोमिनेंट होगा या होमोजाइगस होगा डोमिनेंट का, दूसरा वाला जो होगा वो हमारा मिक्स होगा जिसमें दोनों प्रकार के जीन होंगे, हमारे पास हेट्रोजाइगस के दोनों प्रकार के जीन होंगे, और तीसरा वाला जो है वो रिसेसिव होगा और उसके जो है हमारे पास दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। तो हमारा जो अनुपात आता है दैट इज़ 1:2:1, अर्थात एक डोमिनेंस के लिए होमोजाइगस है, दूसरा रिसेसिव के लिए होमोजाइगस है, और जो दो हैं हमारे वो जो है वो हमारे हेट्रोजाइगस हैं, अर्थात उसमें डोमिनेंस का जीन भी प्रेजेंट है और उसमें रिसेसिव का जीन भी प्रेजेंट। लेकिन डोमिनेंस का जीन प्रेजेंट होने के कारण वह एक्सप्रेस जो है वो डोमिनेंस ही करता है। ऐसा क्यों हुआ? मेंडल इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया कि ऐसा किस कारण से हुआ, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ऐसा इस कारण से होने का कारण जो है वह बाद में जब मियोसिस को ठीक से पढ़ा गया, तो मियोसिस प्रथम के दौरान जब क्रोमोसोम्स का विभाजन होता है, क्रोमोसोम्स का विभाजन होता है, तो उस दौरान पता चला कि यह जो है सेग्रीगेट हो जाते हैं, उनके क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि मियोसिस के अंदर, जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल दे रखा है 3 क्रोमोसोम्स का, देयर आर 3 क्रोमोसोम सेट्स, और उससे बनने वाली डॉटर सेल्स का या पॉसिबल गैमेट्स का एग्जांपल दिया, तो ये तीनों जो हैं वो किस तरीके से पृथक होते हैं, उस कारण से हमको ये यहाँ दिखाई देते हैं। तो दिस इज़ द केस विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात भी करते हैं तो हमको वापस अनुपात जो है, फिनोटाइपिक अनुपात तो हम कहते हैं 9:3:3 1 प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम उसका मोनोहाइब्रिड कंडीशन में देखें तो हमको वो 3:1 ही प्राप्त होगा। अगले वाले में हम इसकी जो अगला नियम है उसके अंदर हम थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। मेंडल का जो तीसरा नियम था, दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले जो दो नियम थे उस दोनों नियम के अंदर मेंडल ने एक ही चीज़ को कंसीडर किया, मेंडल ने उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही कंसीडर किया, उन्होंने एक ही लक्षण का अध्ययन किया। लेकिन उसके अंदर जब अध्ययन किया उन्होंने तो एक को पहली पीढ़ी में किया और दूसरे का पहली पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी के लक्षणों को मिला के उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन लक्षण जो था वो एक ही था। बाद में उन्होंने सोचा कि अगर हम एक की जगह 2 लक्षणों को या 3 लक्षणों को एक साथ पढ़ते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, क्या प्राप्त होता है। तो इस केस में उन्होंने जब इसको अध्ययन किया तो उन्होंने उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के रूप में अध्ययन किया और उन्होंने एक नया नियम प्रतिपादित किया उसके रिजल्ट्स के आधार पर, जिसको कि कहा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अर्थात जब भी 2 कैरेक्टर एक साथ लिए जाते हैं या 2 से अधिक कैरेक्टर लिए जाते हैं तो वो 2 से अधिक कैरेक्टर आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालते, वे अपने आप को स्वयं को अलग से ही एक्सप्रेस करते हैं, वो आपस में मिलते नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने राउंड और रिंकल्ड को लिया तो राउंड और येलो को लिया और रिंकल्ड और येलो को लिया तो वो आपस में उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित कर दिया, ऐसी स्थिति नहीं। वो अपना एक्सप्रेशन अलग ही रखेंगे, उनके एक्सप्रेशन में इंटरमिंगलिंग या उनके एक्सप्रेशन में मिलावट नहीं होगी। तो जब उन्होंने इस तरीके की चीज़ देखी तो उन्होंने कहा कि इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त होता है, डाइहाइब्रिड रेशियो का फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त होता है, दैट इज 9:3:3:1। दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड जनरेशन। लेकिन जब हम इसको ध्यान से देखते हैं इस डाइहाइब्रिड रेशियो को, फिनोटाइपिक रेशियो को, तो हम ध्यान से देखें तो हमको पता चलता है कि ये 9:3:3:1 का रेशियो जो है वो कुछ नहीं, 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड्स जो हैं उनका कंबाइंड और रैंडम रिजल्ट है। कैसे कंबाइंड और रैंडम रिजल्ट है? अगर मैं यहाँ कहूँ कि 2 इंडिपेंडेंट कैसे हैं, हमने कहा कि एक लक्षण जो है बीजों का राउंड और रिंकल्ड थे, चिकने और झुर्रीदार थे। तो चिकने झुर्रीदार बीजों की अगर मैं बात करूँ तो चिकने और झुर्रीदार बीजों की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास चिकने बीज कितने हैं, 9 और 3 12, और झुर्रीदार बीज कितने, 4। एंड द सेम थिंग वी आर सेइंग कि यहाँ राउंड और रिंकल्ड जो है वो हमारे पास 12:4 अर्थात 3:1 है, अर्थात फिनोटाइपिक रेशियो वापस 3:1 है, बिकॉज यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, राउंड और रिंकल्ड की। दूसरा अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स में भी हमारे पास 9 and 3 अगेन 12, यहाँ पे ग्रीन 3, ग्रीन रिंकल्ड 1, टोटल 4। तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो कलर की भी बात कर रहे हैं तो हमारे पास वापस 12:4 आया और वही मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 आया। अर्थात कि इंडिविजुअली में देखें तो 3:1 का रहा, और वही मेंडल कहना चाह रहा था कि वे स्वयं अपने आप को पृथक रखते हैं, वो अलग अलग रूप में अपने आप की अनन्य क्रिया करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। कलर कलर के रूप में एक्सप्रेस करेगा और सीड जो है, सीड का फॉर्म जो है वो अलग एक्सप्रेस करेगा। तो वो रेशो जो है 3:1 बरकरार रहता है जब उसको मोनोहाइब्रिड की कंडीशन में देखा जाए। लेकिन जब सम्मिलित रूप से देखा जाता है तो उसको हम कहते हैं 9:3:3:1। एंड द जीनोटाइपिक रेशियो अगेन रिमेन्स द सेम, दैट इज 1:2:1, कि वही रहता है। ये सारी चीज़ कब होती? ये सारी चीज़ वापस मियोसिस के दौरान होती है। ये मियोसिस प्रथम जो है इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेवार होता है। अगर हम यहाँ देखें तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कैसे जीन का रीअरेंजमेंट जो है वो हो सकता है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार से जीन का अरेंजमेंट हो सकता है। अगली स्लाइड में हम कोशिश करेंगे कि तीनों जो नियम है उसके अंदर मियोसिस किस तरीके से प्रभाव डालता है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो मियोसिस जो है उसके अंदर हम एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारे पास उसके अंदर जीन्स होते हैं उसकी संख्या आधी हो जाती है मियोसिस के पश्चात,
और जो आधी हो जाती है उसको कहते हैं हम हैप्लॉइड। जब जो नई कोशिका बनती है उसके अंदर कहते हैं हैप्लॉइड। तो ये आधी होने की प्रक्रिया के दौरान जो है वह सेग्रीगेशन की प्रक्रिया हो जाती है। क्या पेयर्स ऑफ अलील जो है, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हमारे पास अलीलिक पेयर्स होते हैं और वो जो अलीलिक पेयर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तो सेग्रीगेशन की प्रक्रिया हो जाती है। तो यहाँ मेंडल का जो सेकंड लॉ था, दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यहाँ काम करता है होता है। तो जो हमारे पास जीन्स हैं जो कि अलग हुए वो अलग अलग स्वतंत्र रूप से अप्युत, क्योंकि जब हम हैप्लॉइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर ढेर सारी क्रोमोसोम है और ढेर सारे क्रोमोसोम पर ढेर सारे जीन उपस्थित होते हैं, और वो ढेर सारे जीन जो उपस्थित होते हैं वो अलग अलग रूप से पृथक हो गए और अपने आप को अलग अलग रूप से एक्सप्रेस करते हैं। वो आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालते। सामान्यतः विशेष परिस्थितियों में वो प्रभाव भी डालते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सामान्यतः वो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालते। और जब वो प्रभाव नहीं डालते तो दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि वो अपने आप को अलग अलग रूप से अफ्यूज करते हैं, अलग अलग रूप से दर्शाते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया के पश्चात जो हमको जनरेशन प्राप्त होती है, F1 जनरेशन प्राप्त होती है, वह डोमिनेंस की होती है। अर्थात ये जो जीन पृथक हुए या ये जो जीन अपव्यूहित हुए जो कि अलग अलग थे, उनमें से जो डोमिनेंट था उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। कि यदि किसी कोशिका में एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट जीन आया तो उसने अपने आप को प्रदर्शित कर दिया। तो मियोसिस की प्रक्रिया जो है वो बड़ी जिम्मेवार होती है कि इन सारे नियमों को अदा, लेकिन विडंबना ये थी कि मेंडल के काल में मेंडल इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाया। ये सारी चीज़ें जो है वो मेंडल के काल के पश्चात जो प्रयोग हुए, क्योंकि शुरू में तो लोगों ने मेंडल के नियम्स को माना ही नहीं, और जब उसके मेंडल के नियमों को नहीं माना गया तो कुछ लोग जो इस नियम को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ लोग जो इस नियम को डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया मियोसिस के अंदर ये सारी चीज़ें, और बाद में ये सारी चीज़ें प्रतिपादित हुई। तो मेंडल के नियम जो है मूलतः जितने भी आधारित हैं वो सेल डिवीजन के ऊपर आधारित हैं।